हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होती हैं, उनको कवर करते हैं। तो आज है 13 अक्टूबर और आज की जो हमारी न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी क्वांटम तकनीक को लेकर, इथेनॉल उत्पादन यानी कि जो अनाज या फिर जो गन्ना है उसमें इथेनॉल उत्पादन का क्या योगदान है, या फिर जो तीसरी न्यूज़ है जेनजेट विद्रोह प्रदर्शन यानी कि जो मेडागास्कर है वहाँ पर और जो मोरक्को है अफ्रीका का देश, उसके अंदर जो हमें जेनजेट विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इन विद्रोहों से जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यह सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहने वाली है क्वांटम ब्रेक थ्रोट इन डिजिटल सिक्योरिटी, हाउ इंडियन रिसर्चर्स अचीव दिस सिग्निफिकेंस। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? हाल ही में जो भारतीय शोधकर्ता हैं उन्होंने दो जो इम्पोर्टेंट सफलताएं हैं उनको हासिल कर लिया है। एक और जो क्वांटम है यानी कि जो एंटेगमेंट आधारित फ्री स्पेस सुरक्षित का जो संचार है जो कि जून 2025, और दूसरी जो है वो सिंगल जो क्विबिट है उसका उपयोग करके जो प्रमाणित रैंडम नंबर्स हैं उनकी पीढ़ी, जो कि अक्टूबर 2025 में प्राप्त की गई उपलब्धियां हैं। और जो ये उपलब्धि हैं यह नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत को क्वांटम सुरक्षित डिजिटल जो इकोनॉमी है उसकी ओर ले जा रहा है। तो जो क्वांटम एंगेजमेंट आधारित फ्री स्पेस सुरक्षित जो संचार है इसको कैसे हासिल किया गया है? तो जो शोधकर्ता और जो संस्थान हैं उनके द्वारा जो है उनका शोध किया गया है, जैसे कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो DRDO है, और IIIT जो दिल्ली के वैज्ञानिक हैं उनकी टीम ने यानी कि पूरी टीम ने मिलकर, और या फिर जो प्रोफेसर भास्कर हैं कंसेरी के नेतृत्व में यह जो डेवलपमेंट है इसको हासिल किया गया है। यह DRDO जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एकेडमिया है, सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस यानी कि जो DIACOE है उसके तहत इसको विकसित किया गया है। तो इसकी तकनीकी प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है कि जो क्वांटम है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका उपयोग दो जो क्रोटोन यानी कि जो प्रकाश के कण होते हैं उनको एटेगलमेंट यानी कि जो उलगाव होता है उसकी स्थिति में लाया गया है, जहाँ पर एक कण की जो स्थिति है वो दूसरे को प्रभावित भले ही जो है वो करती है, भले ही वे जो हैं 1 किलोमीटर दूर हों या फिर 2 किलोमीटर दूर हों, वे एक दूसरे को जो है वो प्रभावित करती हैं। फ्री स्पेस जो ऑप्टिकल लिंक है जो कि दिल्ली के IIT जो कैंपस हैं उसमें हवा के माध्यम से 1 किलोमीटर से अधिक दूर पर संचार किया जाता है बिना किसी ऑप्टिकल फाइबर के। इससे जो सुरक्षित कुंजी दर है वो 240 बीट्स प्रति सेकंड हासिल हुई है, और जो क्वांटम बीट है उसकी जो रेट है वो 7% से कम रही है। दूसरा जो सुरक्षा का आधार है कि कोई भी जासूसी प्रयास जो इंटरसेप्शन है या फिर जो एंटी गर्ल्स के कण हैं उनको बाधित करके त्रुटि पैदा न करता है, जिससे कि हमला जो है उसका तुरंत पता चल जाता है। और यह नो जो क्लोनिंग थ्योरम है उस पर आधारित है। जो क्वांटम कण है उनकी जितनी भी कॉपी की मीटिंग्स हैं उनको यह असंभव बना देता है। और जो पिछले माइक्रोस्टोन्स हैं यानी कि 2022 में जो विंध्याचल है प्रयागराज के बीच में 100 किलोमीटर की फाइबर आधारित QKD, और 2024 में 100 किलोमीटर की टेलीकॉम फाइबर पर जो अटैकमेंट है वो हुआ था, और यह जो सफलता है वो
फ्री स्पेस में पहली बार जो है वो प्राप्त की गई है, जो कि कठिन इलाके जैसे कि जो बॉर्डर एरिया हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही उपयुक्त है। और इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं या फिर क्या समाधान है? तो जो वायुमंडलीय हस्तक्षेप है जैसे कि धुंध है या फिर जो प्रदूषण है, उसके कणों को यह जो है डिकोहेरेस यानी कि इसका जो श्रेय है वो एक समस्या था, जिसे कि उन्नत जो फोटोनिक टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है सोल्व किया गया है। यह उपलब्धि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने फ्यूचर जो वॉरफेयर है उसमें इसको एक गेम चेंजर जो है वो बताया है। और जो सिंगल क्विबिट से प्रमाणित रैंडम जो नंबर्स की पीढ़ी है इसने इसको कैसे हासिल किया है? जो शोधकर्ता और जो संस्थान है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI, जो कि बेंगलुरु के जो क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिटिंग है लैब से प्रोफेसर उर्वशी जो सिन्हा हैं उनके नेतृत्व में की गई है। और इनके जो सहयोगी हैं वो IISC बेंगलुरु और जो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जो हैं वो हैं। और इसकी जो तकनीकी प्रक्रिया रही है या फिर क्या समस्या रही है? तो जो पारंपरिक कंप्यूटर हैं जैसे कि स्यूडो रैंडम नंबर्स बनाते हैं जो कि भविष्यवाणी योग्य होते हैं, और असली जो रैंडम नेस क्वांटम यांत्रिकी है वहाँ से आते हैं। यह क्या है? एक सिंगल जो क्विट बिट यानी कि क्वांटम बिट है उसको समय के साथ जो है मापा गया है, और जो स्पेशल कोरियोलेंस है इसका उपयोग करके इसे लैगेट जो गार्ग इनक्वालिटी है यानी कि जो LGI है उसका उल्लंघन प्रमाणित हुआ है, जो कि क्वांटम जो रेड मेंस है उसको सेटिस्फाई करता है। और अगर बात करें इसके सरलीकरण की, एक जो सिंगल क्विबिट यानी कि जो क्वांटम बिट है उसको क्या किया जाता है कि समय के साथ जो है उसको मापा गया, फिर उसके अंदर जो स्पेशल कोरियोलेंस है उसका उपयोग करके इससे लैगेट गार्ग यानी कि जो इनक्वालिटी है LGI उसका उल्लंघन जो है वो प्रमाणित हुआ, जो कि क्वांटम रेड मेंस को सेटिस्फाई करता है। और अगर बात करें इसके सरलीकरण की, तो पहले जो विधियां थी वह जो है बहुत ही जटिल लैब जो सेटअप है यानी कि जो मल्टी पार्टिकल जो हैं लंबी दूरी के लिए उन पर निर्भर हुआ करती थी। यहाँ पर जो क्लाउड बेस्ड है IBM का जो क्वांटम है कंप्यूटर पर जो टेस्ट है वो किया गया, जो कि व्यवहारिक रूप से जो है वो उपलब्ध है। 2022 से जो है यह जारी हुआ। जो LGI है उसके उल्लंघन पर आधारित जो मैक्रोस्कोपिक है उसका सिस्टम में क्वांटम जो व्यवहार है उसको दिखाता है। और अगर बात करें इसके परिणाम की, तो ट्रू रैंडम नंबर्स जो OTP पासवर्ड और जो एनिक्रेशन जो कुंजियां हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह पहली बार रियल लाइफ जो डेवलपमेंट है इसके लिए तैयार है। यह एक राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है उसका पहला प्रमुख जो वैश्विक आउटपुट है उसके रूप में देखा जा रहा है। और इसका जो है वो क्या महत्व है, क्यों यह एक गेम चेंजर साबित हुआ है? तो अगर देखें सुरक्षा के रूप में, तो जो क्वांटम कम्युनिटिंग है जैसे कि जो सेल एल्गोरिदम है वर्तमान में जो RSA है, तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है जैसे कि जो सौर एल्गोरिदम है वर्तमान में RSA जो एन्क्रिप्शन है उसको तोड़ सकती है। और जो ये तकनीक है यह पोस्ट क्वांटम जो क्रिप्टोग्राफी है यानी कि जो POC है उसको प्रदान करती है, जो कि जो अनहैकेबल है उनके लिए है। इससे जो साइबर अपराध होते हैं उनके डेटा चोरी और जो राज्य प्रायोजित हमले हैं उनसे सुरक्षा बढ़ जाती है। और अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, तो रक्षा, संचार, बॉर्डर मॉनिटरिंग और जो सैन्य नेटवर्क्स हैं उनके लिए यह है। और जो फ्री स्पेस है यानी कि जो QKD फाइबर रहित इलाके हैं जैसे कि हिमालय है या फिर रेगिस्तान है
उनमें काम करेगा यह। और जो इसरो है उसके साथ में सैटेलाइट आधारित जो QKD 2030 जो है उस तक यह संभव है। अगर बात करें इसके आर्थिक प्रभाव की, जैसे बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, टेलीकॉम या फिर जो हेल्थ केयर है, उनमें यह सुरक्षित जो ट्रांजैक्शन है वह करता है और UPI जैसे जो डिजिटल पेमेंट को मजबूत बनाता है, जहां पर 2025 में 9 बिलियन प्लस जो यूजर्स हैं और अनुमान है कि जो क्वांटम टेक है उससे 2035 तक जो $1 ट्रिलियन जो वैश्विक बाजार है, जो भारत को 10% का हिस्सा है, उसको प्रभावित करेगा। और अगर देखें विश्व के स्तर पर तो भारत अब चीन जो सैटेलाइट है, QKD, USA और जो यूरोप है उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो नेशनल क्वांटम का मिशन है 6,000 करोड़ रुपए का, उससे 2023 से 30 तक जो क्वांटम नेटवर्क है उससे जो है वो विकसित होगा। इसको लेकर जो है कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी जो लैब स्केल है यानी कि जो व्यवसायीकरण है उसके लिए फंडिंग, स्टैंडर्ड और जो स्केलिंग है उसकी आवश्यकता है। और जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्वांटम से जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी जो है वो खतरा है। इसीलिए जो PQC है इसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हम इस न्यूज़ से रिलेटेड, यानी कि स्पेशल तो इस न्यूज़ से जो है अब तक आंसर कैसे आ सकता है, क्योंकि यह जो है चर्चा में हाल ही में है। लेकिन इसी न्यूज़ से जो है इसी तरह की न्यूज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन UPSC में जो है पहले भी आए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि नंबर 1 यह अपेक्षित है कि जो मेजोराना एक चिप क्वांटम है यह कंप्यूटिंग को सक्षम करेगी। नंबर 2 मेजोराना 1 चिप को अमेजन वेब सर्विसेज AWS द्वारा पेश किया गया है। नंबर 3 डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो होगा केवल 2 और 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2021 में UPSC प्रीलिम्स जो GS पेपर 1 है उसके अंदर आया है। तो जो क्वांटम बिट है शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? नंबर 1 क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, नंबर 2 क्वांटम संचार के लिए, नंबर 3 क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के लिए, नंबर 4 क्वांटम सेंसिंग के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो भारत में पब्लिक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पदबंध है किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? नंबर 1 डिजिटल सुरक्षा आधारित संरचना में, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना में, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना में, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में। तो आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहेगा कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, यह डिजिटल सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकती है, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रहने वाली है, आफ्टर नेपाल एंड द फिलीपींस वाई हैव यूथ लीड प्रोटेस्ट रोक्ड मोरक्को एंड मेडागास्कर। तो ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है? जो जर्नल जेड है उससे तात्पर्य जनरेशन जेड यानी कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है, जो कि एक वैश्विक युवा आंदोलन का हिस्सा बन गया है। और अगर बात करें मोरक्को की स्थिति की, तो जो जेनजीज हैं जो कि 2012 का जो उधम मोरक्को है उसमें
27 सितंबर 2025 से युवा नेतृत्व वाले विरोध जो हैं वो स्टार्ट हुए थे, जो कि जेनजी 2012 यानी कि जो मोरक्को का अंतर्राष्ट्रीय डायलिंग कोड है 2012, इस पर आधारित है। और जो इसके नाम के विकेंद्रीकृत या फिर जो गुमनाम समूह हैं उनके द्वारा इसको संगठित किया जाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जो डिस्कॉर्ड, डिस्टॉक और जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर फैला हुआ है। इसकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं कि जो सार्वजनिक शिक्षा है, स्वास्थ्य सुधार, भ्रष्टाचार का अंत तथा जो सरकार है उसके द्वारा 2030 तक जो फीफा वर्ल्ड कप है और 2025 का अफ्रीका कप ऑफ नेशन पर अरब जो डॉलर हैं वो खर्च करने की आलोचना करता है। जो युवा बेरोजगारी है वो 36% है और हाल ही में ही जो अगदिर अस्पताल है उसमें 8 गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी मौत ने आग में जो है और अधिक घी डालने का काम किया है। और अगर बात करें विकास की तो 4 से 5 अक्टूबर तक 14 शहरों में शांतिपूर्ण रैलियां हुई, लेकिन 1 अक्टूबर को फिर से हिंसा भड़क गई। पुलिस ने गोलाबारी की जिसके अंदर 3 मौतें हो गई, 400 प्लस गिरफ्तारियां हुई और जो 263 पुलिसकर्मी हैं वे घायल हो गई। और जो किंग मोहम्मद वीआई हैं उन्होंने 10 अक्टूबर को भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य जो सुधार हैं उनका वादा किया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं प्रधानमंत्री अजीज खन्नूज ने जो है वो इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। और अगर बात करें वर्तमान स्थिति की तो 13 अक्टूबर यानी कि 10वें दिन तक राष्ट्रीय स्तर पर जारी है, लेकिन अस्थायी जो विराम है वो बना हुआ है। आंदोलन ने जो है 1,80,000 जो प्लस सदस्य वाला रिकॉर्ड का जो चैनल है वो बना लिया है, जो कि गैर हिंसक रहने का आह्वान करता रहा है। तो जो मेडागास्कर है उसकी स्थिति क्या है या फिर जो मुख्य मांगे हैं यानी कि जो जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मुख्य मांगे क्या हैं, तो जो बुनियादी सेवाएं हैं जैसे कि पानी और बिजली उनमें सुधार के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। जो राष्ट्रपति हैं एंड्री जो रजोयालेना है उसका इस्तीफा और भ्रष्टाचार और जो भाई भतीजावाद है उसका अंत। देश की जो 75% की आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है और प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है 1960 से 45% गिर चुकी है। और अगर बात करें विकास की तो 29 सितंबर को सरकार भंग हुई है और 6 अक्टूबर को सेना के जो जनरल हैं रुपिन फोर्टुनाट जाफी सांबो उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे अपर्याप्त बताया है। और 11 अक्टूबर को सेना का एक दस्ता यानी कि जो CAPSAT प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गया, जिसने एक नए सैन्य प्रमुख की जो नियुक्ति है वो की है। और जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे अवैध सत्ता हथियाने का प्रयास जो है वो बताया है। जो UN है उसके अनुसार 22 मौतें और 100 प्लस जो व्यक्ति हैं वो घायल हुए हैं। और अगर बात करें वर्तमान स्थिति की तो 13 अक्टूबर को जो राजधानी एटाना जो नारिबो है उसमें हजारों मार्च सैनिकों ने पुलिस को भाई और जो भाई हैं या फिर बहनें हैं वो कहकर गोली न चलाने की जो अपील है वो भी की। और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने वन पीस एनीमे से प्रेरित जो खोपड़ी है, क्रॉस बोनस प्रतीत इस्तेमाल जो हैं वो कर रहे हैं। क्या जो जेनजीज हैं विरोध देशों को एकजुट कर रहा है, तो जो ये आंदोलन है निश्चित रूप से एक वैश्विक जो एकजुटता है उसका प्रतीक बन रहा है, खासकर अफ्रीका और जो एशिया है उसके अंदर। यह जेनजी जो हैं यानी कि जो जेड हैं इनकी जो डिजिटल शक्ति है उसको जो सोशल मीडिया है उस पर संचालित है, जो कि विकेंद्रीकृत और जो लीडरलेस है। सरकारों के लिए इसे कुचलना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एकजुटता का ये प्रमाण है कि जो प्रेरणा चक्र है मेडागास्कर के जो प्रदर्शनकारी हैं
मोरक्को और जो नेपाल है उससे प्रेरित हुए हैं और दोनों देशों में समान प्रतीक जैसे कि खोपड़ी क्रॉस बोनस और अंग्रेजी जो स्लोगन है यानी कि जो जेनजी रिवॉल्यूशन है वो इनके अंदर दिखते हैं। और जो पूरा ट्विटर है उस पर पोस्ट में फ्रॉम मोरक्को टू मेडागास्कर जैसे हैशटैग जो है वो भी वायरल हो रहे हैं। और समान जो मुद्दे हैं इनके अंदर जैसे जो दोनों में युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी प्राथमिकताएं, जैसे जो मोरक्को में स्टेडियम है और जो अस्पताल हैं उन पर गुस्सा दिखाया जा रहा है। यह नेपाल में जहां प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, केन्या और जो इंडोनेशिया है और जो श्रीलंका है वहां तक फैला हुआ है। तो इसके परिणाम जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं कि जो मेडागास्कर है उसमें सरकार भंग और जो सेना है उसका समर्थन मिला है। और मोरक्को में जो किंग है उसका हस्तक्षेप भी हुआ है। और CNN और जो AI जजीरा जैसे जो स्रोत हैं जिसे कि जेनजी की जो डिजिटल असंतोष है उसको रियल वर्ल्ड जो विद्रोह है उसमें बदलना बताया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे कि हिंसा से मौतें हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सरकारी दमन है वो अभी भी जारी है। लेकिन आंदोलन ने जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान है उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। जो UN और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने संयम बरतने की अपील की है। 2024 में कुल प्रजनन दर यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका अर्थ है जो क्या है इसका अर्थ यानी कि जो प्रति व्यक्ति या फिर जो प्रति परिवार जन्मे बच्चों की संख्या। B है प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की संख्या। C प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चे। नंबर D एक महिला के जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या। तो 2024 जो कुल प्रजनन दर है यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है कि एक महिला के जीवन काल में जन्मे जो बच्चे हैं उनकी संख्या, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा D। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कथन 1, इजराइल ने कुछ अरब देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। नंबर 2 यानी कि जो कथन 2 है कि इजराइल और जो मिस्र है इनके बीच में 1989 में कैंप डेविड में ऐतिहासिक शांति संधि हुई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा। नंबर ए दोनों सही हैं, 2 कथन हैं, एक को समझना है समझाता है। जो कथन 2 है वो एक की व्याख्या करता है। दोनों सही हैं यानी कि बी दोनों सही हैं, 2 कथन एक की व्याख्या करता है व्याख्या नहीं करता। जो सी है एक सही है और दूसरा गलत है। डी एक गलत है और दूसरा सही है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ए मोरक्को और जैसे जो देश हैं यानी कि जो अरब है या फिर जो अफ्रीकी देश है उनमें कूटनीतिक बदलाव जेनजी जो विरोध का क्षेत्रीय संदर्भ है, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ए दोनों सही हैं। और जो कथन 2 है वो एक को सही से उसकी व्याख्या करता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि 2022 में हाल ही में चर्चा में रहा फोर्टोलेजा घोषणा किससे संबंधित है। क्या वह ASEAN से संबंधित है, ब्रिक्स से संबंधित है या फिर OPEC से संबंधित है, WTO से संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है, बी ब्रिक्स से संबंधित है। जो हमारा मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है कि 2024 में जो है ये आया हुआ है, भारत में अधिकांश जो बेरोजगारी की संरचना है वह संरचनात्मक है। देश में बेरोजगारी की गणना की जो पद्धति है उसका परीक्षण करें और जो सुधार हैं उनको भी सुझाएं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी हाउ ग्रेन नॉट शुगर इज़ फ्यूलिंग इंडिया इथेनॉल प्रोडक्शन। जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो जो भारत सरकार है उसका इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है यानी कि जो EBP है
मूल रूप से गन्ना उत्पादकों को आर्थिक रूप से जो मजबूत बनाने और चीनी मिलों को अतिरिक्त जो आय है उसके स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था और 2014 से अब तक यह कार्यक्रम किसानों की आय को दोगुना करने, विदेशी मुद्रा बचाने और लगभग 1.06 जो लाख करोड़ रुपए हैं उनके लिए और पर्यावरण का जो संरक्षण है उसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है उसको अदा कर रहा है। लेकिन हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें यह जो कार्यक्रम है अनाज आधारित जो इथेनॉल उत्पादन है उसके लिए अधिक फायदेमंद साबित हुआ है, जबकि जो गन्ना क्षेत्र हैं वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। 2018 से अब तक इस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो है उसको यह आकर्षित किए हुए है। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो अनाज जैसे कि मक्का, चावल, गेहूं आधारित जो डिस्टिलरी हैं उनमें चला गया है। और जो कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो EBP है इसका जन्म 2018 की जो राष्ट्रीय बायोफ्यूल की नीति है उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। जो यह कार्यक्रम है पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण है उसको 2025 तक 20% तक जो पहुंचाने का लक्ष्य है उसको रखता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में फोकस जो है वो गन्ने पर किया जा रहा था क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तो भारत के अंदर कहाँ कहाँ गन्ना उपजाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये जो है यानी कि जो गन्ना उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं उनमें ये 3 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर गन्ना जो उत्पादक है वो किया जाता है। गन्ने से इथेनॉल बनाने से चीनी मिलों को जो अतिरिक्त राजस्व है वो प्राप्त होता है, जिससे कि जो किसान हैं उनका गन्ना बकाया जैसे कि 1.144 लाख करोड़ रुपए तक जो है वो समय पर चुकाए जा सकते हैं। और जो सरकारी प्रोत्साहन है 2020 से 21 में कैबिनेट ने 4,573 करोड़ रुपए की जो ब्याज सबवेंस योजना है उसको मंजूरी दी, जिससे कि 40,000 जो करोड़ रुपए है उसका निवेश हुआ और आकर्षित होने की उम्मीद थी। इससे जो चीनी उद्योग हैं उनको 700 करोड़ लीटर जो इथेनॉल उत्पादन है उसका लक्ष्य दिया गया, जो कि अतिरिक्त जो चीनी इथेनॉल है उसमें बदलकर स्टोरेज समस्या का हल करता है। और जो किसान हैं उनको गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि जो FRP है उससे फायदा होता है और जो मिलें हैं वो समय पर भुगतान कर पाती हैं। जो अनाज आधारित इथेनॉल है, अगर इसके उदय की बात करें तो जो बढ़ता निवेश और जो क्षमता है 2018 से 2025 तक इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 140% बढ़ गई है, जिससे कि 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लेकिन अनाज आधारित जो इथेनॉल है अब बाजार का 72% का हिस्सा ले चुका है, जो कि 2024 और 25 में 650 करोड़ लीटर उत्पादन जो है वो किया गया है, जबकि जो गन्ना आधारित हिस्सा है वो केवल 27% यानी कि 250 करोड़ लीटर जो है वो रह गया है। जो अनाज है उसमें मुख्यतः है जो मक्का है, जैसे कि जो प्रति टन पर 380 से 480 लीटर इथेनॉल जो है वो मिलता है, जो कि गन्ने से अधिक कुशल है। और इसके क्या कारण हैं कि जो ये उपज हमें देखने को मिल रही है, तो जो उच्च उपज है या फिर जो कम पानी है उसकी ज़रूरत होती है। मक्का और जो गन्ना है मक्का में जो है वो कम पानी की जो है वो ज़रूरत होती है गन्ने की अपेक्षा, और जो गन्ना है वो जल ग्रहण फसल है, यानी कि जल की जो है पानी की उसमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रति लीटर जो इथेनॉल है उसके लिए 2,860 लीटर पानी जो है उसकी ज़रूरत होती है। और जो सरकारी नीति है इससे क्षतिग्रस्त जो अनाज है यानी कि जो FCI है, चावल और जो मक्का है, इसको प्रोत्साहित किया है सरकार ने। तो इसकी जो कीमत है उनकी स्थिरता के बारे में जानें तो अनाज आधारित जो इथेनॉल है
इसकी जो कीमतें हैं उसके अंदर 71.86 जो लीटर है वो मक्का है जो कि सिथर रही है, जबकि जो गन्ने की लागत है वो बढ़ गई है। यानी 2024 और 25 में जो OMC है उसमें 837 करोड़ लीटर है अनाज आधारित इथेनॉल के लिए अनुबंध दिए गए हैं। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका बूस्ट अनाज उत्पादन जो है वो बढ़ा है। और जो मक्का है उसका MSP जो कि 2225 क्विंटल 2225 रुपये प्रति क्विंटल जो है इसका MSP है, जिससे कि जो किसान हैं उनकी आय 35,000 करोड़ जो है वो बढ़ सकती है। और 175 लाख जो मीट्रिक टन अनाज है उसकी खपत से 700 करोड़ जो लीटर इथेनॉल है वो बनेगा। और इसके जो निवेश है उसमें क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या फ़ायदा हो सकता है, तो 2050 तक 2050 जो अनाज आधारित इकाइयां हैं उन्होंने 17,000 जो करोड़ लीटर क्षमता है वो बनाई है, लेकिन OMC जो है केवल 10,500 से लेकर 12,000 करोड़ लीटर खरीदती है, जिससे कि जो ओवर कैपेसिटी है उसकी समस्या उत्पन्न होती है। फिर भी जो ये इलाका है लाभदायक रहा है क्योंकि MSP बढ़ा है, जो कि मक्का में 1.35 किलोग्राम प्रति रुपये। जो गन्ना क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, तो जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट, गन्ना इथेनॉल का हिस्सा घटने से मिलों की आय जो है वो प्रभावित हुई है। और 2024 और 25 में केवल 32 लाख जो मीट्रिक टन चीनी है इसको इथेनॉल में डाइवर्ट किया गया है, जबकि जो क्षमता है 40 लाख जो टन है उसकी है। जो कीमतें हैं वो शिथिर बनी हुई हैं, यानी कि 3 साल से रहने से जो मिलें हैं वो घाटे में चल रही हैं। इससे जो वित्तीय संकट है, जैसे कि जो चीनी उद्योग हैं उनमें 40,000 करोड़ रुपए का संभावित नुकसान जो है उनके सिर पर मंडरा रहा है। जो बैंक हैं उनका जोखिम भी बढ़ रहा है क्योंकि जो ऋण है वो 20,000 करोड़ जो रुपए है वहाँ तक हो चुका है। और जो गन्ना है वो बकाया है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें 561 करोड़ रुपए जो है वो बढ़ा है। और जो मिलें हैं जो कि डिस्टिलरी जो विस्तार है उस पर निवेश कर रही हैं, लेकिन चीनी उत्पादन जो है वो उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। यह पर्यावरण और जो किसान है उसको प्रभावित कर रहा है। गन्ने की जो जल गहनता है वो 70% सिंचाई पानी गन्ना जो पैडी है उस पर आधारित है। उसने विविधीकरण को मजबूत किया है। किसानों को FRP से जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ है। और जो परिवहन लागत है वो भी 3 राज्यों से अन्य राज्यों तक ऊंची है। और भविष्य की क्या दिशा है, इसका जो लक्ष्य है 2025 के अंत तक 1700 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन है, जिसमें कि 700 करोड़ जो लीटर अनाज है इससे जो है वो $4 बिलियन यानी कि लगभग 30,000 करोड़ जो रुपए है विदेशी मुद्रा जो है इससे बच जाएगी। तो इसको लेकर क्या क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, जो गन्ना है वो इथेनॉल की जो कीमतें हैं यानी कि जो FRP है इससे लिंक करें और 2G जो इथेनॉल कृषि अपशिष्ट है उसको बढ़ावा दें। जो FPO आधारित विकेंद्रीकृत इकाई हैं उसको स्थापित करें। और इसके जो सकारात्मक पक्ष हैं कि अनाज का जो इलाका है उसमें ग्रामीण रोजगार बढ़ाया और 50 लाख जो गन्ना किसान हैं उनके अलावा मक्का किसानों को भी फ़ायदा हुआ। और जो E20 से जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO उत्सर्जन है 30 से 50% जो है वो कम हो जाएगा। और अब जो है हम इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह UNFCCC का एक समझौता है। दूसरा, विकासशील देशों को अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। कौन सा या फिर कौन से कथन जो है इसमें सही हैं।
नंबर 1 केवल ए, बी केवल 2, सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा सी दोनों। जो दूसरा क्वेश्चन है, लिवरपूल डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नंबर 2 यह औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। कौन सा इनमें से सही है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, यानी कि दोनों ही जो हैं वो सही हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देती है। नंबर 2 किसानों को सब्सिडी मिलती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से जो है वो दोनों ही कथन सही हैं। हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहेगा, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की एनडीसी यानी कि जो नेशनलिटी डिटरमाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। क्या चुनौतियां जो हैं इसको लेकर बाकी हैं? दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो क्वाड का गठबंधन है इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। दक्षिण चीन सागर में इसकी जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट के इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।